हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बेसिक साइंस के अंदर चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं आपके आने वाले आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। ये इसका सेट नंबर 1 है। इसमें टोटल 3 सेट्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, इसकी शक्ति क्या है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा में समय। कार्य बट्टा में समय, वर्क और बट्टे में समय। कार्य 20 जूल किया जा रहा है और टाइम है 5 सेकंड। जूल एसआई मात्रक है कार्य का और सेकंड एसआई मात्रक है समय का। तो ये हो जाएगा 4 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो आप इसको 4 वाट भी बोल सकते हो। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकंड या फिर आप वाट बोल दो। 4 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर आरोपित होता है और विस्थापन 10 मीटर होता है, किए गए कार्य का मान ज्ञात करें। ये कोई वस्तु है, राइट, ये कोई वस्तु है। इस पर ना क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर आरोपित होता है एक बल 10 न्यूटन का। ये हमारा क्षैतिज हो गया, है ना, इसके पैरेलल, इस जमीन के पैरेलल क्षैतिज हो गया। और यहां पर मान लो कि बल लगाया जा रहा है, ठीक है, यहां पर बल लगाया जा रहा है। एंगल है यहां पर 30 डिग्री का और ये जो बल है ये है 10 न्यूटन का। तो ये वस्तु जो है विस्थापित हो जाती है 10 मीटर। वस्तु विस्थापित हो जाती है 10 मीटर। अब कार्य निकालने का सूत्र होता है एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर एफ हमें पता है 10 न्यूटन, एस पता है 10 मीटर, थीटा पता है 30 डिग्री। सारे मान को डालेंगे यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा। एफ 10 न्यूटन, एस 10 मीटर और कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री। तो ये 100 गुने में हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये 50√3 हो जाएगा। आंसर हमारा जूल में आएगा। 50√3 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। ये फॉर्मूला कार्य का होता है जो आपको ध्यान में रखना है। थीटा जो ये विस्थापन है ना, जो ये विस्थापन होता है ना, विस्थापन और इस बल के बीच का कोण होता है। ये एक्चुअल में विस्थापन होता है। यहाँ पर विस्थापन 10 मीटर है और उसके साथ एंगल जो है फोर्स का 30 डिग्री है। यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? यहाँ पर आपको फोर्स दिया गया है और फिर से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, विस्थापन दिया गया है। और अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा एफ एस कॉस थीटा। यहां पर देखो क्या कहा गया है, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है ना उसी दिशा में विस्थापन है, तो इस हिसाब से थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स 5 न्यूटन है, एस 10 मीटर है और कॉस यहां पर हो जाएगा 0 डिग्री। तो 5 गुने में 10 गुने में कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये 50 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। एक व्यक्ति ए 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा बी 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो किसके द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा? देखो ए और बी दोनों ने 200 जूल ही कार्य किया है ना, तो दोनों व्यक्ति जो है समान कार्य करते हैं। दोनों ने समान कार्य किया है लेकिन अलग अलग दर से किया है। दोनों ने कार्य तो समान ही किया है लेकिन अलग अलग दर से किया है। हमसे अगर दर पूछा जाता, ठीक है, हमसे अगर दर पूछा जाता तो हम बताते हैं कि भाई जो ए ने है फास्ट काम किया है, क्योंकि 200 जूल काम करने में ए ने 10 मिनट लगाया है जबकि बी ने 20 मिनट लगाया है, तो जो रेट है काम करने की वो ए के पास ज़्यादा है। लेकिन हमसे पूछा है कि इसके द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा, तो भाई दोनों व्यक्ति द्वारा समान कार्य किया जाएगा। ठीक है, दोनों व्यक्ति द्वारा समान कार्य किया जाएगा। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की दृष्टि हो जाए, मेरे ख्याल से वृद्धि हो जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे, तो संवेग कितना % बढ़ जाएगा? एक
फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से कंठस्थ करके रखना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन। गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बट्टे में 2 गुने में द्रव्यमान। ये m द्रव्यमान है और p संवेग है और ke से काइनेटिक एनर्जी है, राइट। यहां पर कहा गया द्रव्यमान स्थिर है, ये जो द्रव्यमान है ये स्थिर है, तो काइनेटिक एनर्जी ये सीधा समानुपाती हो जाएगा संवेग के स्क्वायर का। हम क्या करेंगे इस टाइप के प्रश्नों में, इस तरह के जो सवाल आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से रिलेशन निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी बराबर सीधा हम लोग पी स्क्वायर यहाँ पर मान लेंगे। एक्चुअली होना चाहिए कांस्टेंट पी स्क्वायर, तो कांस्टेंट मैंने 1 मान लिया। कोई भी कांस्टेंट हम लोग मान सकते हैं, जिससे काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं के पी स्क्वायर। के कोई कांस्टेंट है तो हमने यहाँ पर 1 मान लिया के स्थान पर। अब यहाँ पर देखो, वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए, गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए। अच्छा, हमें संवेग के बारे में बताना है कितना % बढ़ जाएगा, तो ठीक है, यहाँ से P हो जाएगा रूट KE। KE का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पर देखो आप 44% बराबर हो जाएगा 44 बट्टे में 100, 22 बट्टे में 50 यानी कि 11 बट्टे में, है ना, 11 बट्टे में 25। तो 44% बराबर 11 बट्टे में 25 है। अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम यहाँ पर अगर 25 मानते हैं, तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 25 का 44% 11 होता है और यहाँ पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है, तो 25 का 40% 11, तो 25 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 6 और 2 और 1 3 यानी कि 36। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हमें मालूम है, तो अब हम लोग प्रारंभिक संवेग निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये हो जाएगा 5। यहाँ पर हम लोग अंतिम संवेग निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 यहाँ पर हो जाएगा 6। अब हमें निकालना है कि कितना % बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के प्रश्नों में चेंज निकालते हैं, फिर इनिशियल वाले से भाग लगाते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चेंज निकालेंगे कैसे, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बट्टे में प्रारंभिक संवेग और गुने में 100। अंतिम संवेग 6 है, प्रारंभिक संवेग 5 है और प्रारंभिक संवेग 5 है, गुने में 100। 5 से कटेगा 20 बार में, 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुने में 20, 20 हो जाएगा 20%, राइट। इस प्रकार से हम लोग % चेंज निकालते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर 20% हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, यानी दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है, उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा? गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये v क्या है? चाल है, जरूरत पड़ने पर हम इसे वेग भी बोल सकते हैं। यहां से देखो तो जो v है वो बराबर हो जाएगा 2ke बाई m का स्क्वायर रूट, यही हो जाएगा ना। यहां पर देखिए तो v व्युत्क्रम अनुपाती है द्रव्यमान के वर्गमूल का। यहां से हम लिख सकते हैं v1 बाई v2 इज इक्वल टू m2 बाई m1 का स्क्वायर रूट। अब देखो हमें पहले m2 चाहिए यानी कि 4 ग्राम, फिर बट्टे में m1 चाहिए यानी कि 1 ग्राम, ये हो जाएगा 2 बट्टे में 1 यानी कि 2:1। सी हमारा राइट आंसर। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, एकदम बेसिक सा सूत्र जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m जो है द्रव्यमान है और v चाल है। यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात होगा। पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। यहां देखिए तो गतिज ऊर्जा जो है सीधा समानुपाती है वेग के वर्ग का। यहां से गतिज ऊर्जा प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग बट्टे में अंतिम वेग
और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग क्या हो चुका है, 2 गुनी, तो ये 2v1 हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर दे लेंगे तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। प्रारंभिक वेग को अगर हम v1 मानते हैं तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 2v1 हो जाएगा। बोले रखा है पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए, तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे हमसे उल्टा पूछ रखा है। परिणामी यानी कि अंतिम ऊर्जा, पहले अंतिम ऊर्जा तब जाकर के प्रारंभिक ऊर्जा, तो ये रेशियो ठीक उल्टा हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। सी आंसर होगा, राइट। ये ध्यान दीजिएगा आप कि किसका रेशियो पूछा है। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 36% घटा दे तो उसका संवेग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हमें फिर से संवेग में परसेंटेज चेंज निकालना है और हमें परसेंटेज चेंज दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो वापस से सेम हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 36% इज इक्वल टू हो जाएगा 36/100, ये हो जाएगा 18/50। 36% बराबर 9/25। हम लोगों ने देखा था P बराबर KE, यही देखा था। अब मान लीजिए कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है यहाँ से 25, ठीक, अंतिम गतिज ऊर्जा 25 का 36% निकालेंगे तो 9 होगा। 36% कम हो गया ना पहले का, तो 25 का 36% 9 होता है, यानी कि अब जो है काइनेटिक एनर्जी 9 से कम हो गई है, तो 25 - 9 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रारंभिक संवेग निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अंतिम संवेग निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 आएगा। वापस से क्या करेंगे, पहले चेंज निकाल लेते हैं। इस बार देखो चेंज कैसे निकालेंगे, जो अंतिम वाला संवेग है वो कम है, चाहे चलो हम लोग वैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम 4 है और प्रारंभिक 5 है तो -1 हो जाएगा। हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज बट्टे में प्रारंभिक, ठीक, और गुने में 100। चेंज -1 आया है, P1 हमारा 5 हो जाएगा और गुने में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 20% की कमी। ये माइनस बता रहा है कि जो संवेग है पहले से कम हुआ है, जो संवेग है पहले से कम हुआ है, तो 20% की कमी। बी हमारा राइट आंसर। किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक, जिसे हम लोग K से डिनोट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर हो तथा उसकी लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर कर दी जाती है, तो उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा चाहिए, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर खींच दिया गया है तो स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई है, वही स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो मान लीजिए कि ये स्प्रिंग ऐसे था पहले, है ना, इसकी अपनी मूल लंबाई थी 60 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि इसको खींच दिया गया है, खींच करके पूरी लंबाई जो है 70 सेंटीमीटर कर दी गई है। तो इसको खींचा कितना गया है, खींचा गया है 10 सेंटीमीटर। ये ओरिजिनल लेंथ है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, खींच दिया गया 70 सेंटीमीटर कर दिया गया इसकी लंबाई को, तो एक्चुअल में कितना खींचा गया है, 10 सेंटीमीटर खींचा गया है ना, 10 सेंटीमीटर खींचा गया है। तो देखो इस खिंचाव के कारण इसमें जो ऊर्जा संचित हो गई वो है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और ये बराबर होता है 12 kx², 12 kx²। ये x है कि जो साम्य अवस्था होता है, मीन पोजीशन होता है, उससे कितना खींचा गया। तो मीन पोजीशन पे जब ये था तब लेंथ 60 सेंटीमीटर थी और उसके बाद जो है 10 सेंटीमीटर और खींच दिया गया है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बराबर जो है वो हाफ हो जाएगा, k का मान दिया हुआ है 100 SI मात्रक में न्यूटन पर मीटर, x², तो 10 गुने में 10 हो जाएगा, ठीक, 10 गुने में 10 हो जाएगा। और देखो हमें क्या करना है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से भाग लगाएंगे, तो इस 10 के लिए 100 आएगा, वापस से इस 10 के लिए 100 आएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, 0.5 जूल हमारा आंसर हो जाएगा।
सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 373 मीटर गहरे तालाब से 360 किलोग्राम पानी 30 मिनट में निकालता है, उस मोटर की शक्ति क्या होगी। देखिए शक्ति बराबर एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये देखो जब भी मोटर की शक्ति पूछ दे, जैसे कुआं से पानी निकाला जाएगा, है ना, कुआं से पानी निकालना और इसमें क्या है कि मोटर की शक्ति आपसे पूछ दिया जाएगा। रस्सी पर चढ़ाई वाला सवाल आ जाए, रस्सी पर चढ़ाई और यहाँ पर जो है आपसे शक्ति पूछ दिया जाए। उसके बाद सीढ़ी पर चढ़ाई, सीढ़ी पर चढ़ाई और यहाँ पर जो है आपसे शक्ति पूछ दिया जाए, है ना। या फिर मान लो किसी हाइट से, हाइट का जिक्र हो, है ना, हाइट का वहाँ पर जिक्र हो और आपसे जो है शक्ति पूछ दिया जाए। तो मोटे तौर पर आपको जो है आइडिया रखना है, कुआं से पानी निकाला जा रहा है ना, कुआं की गहराई इतनी है, मोटर की शक्ति क्या है, रस्सी पर चढ़ाई किया जा रहा है, शक्ति क्या है, सीढ़ी पर चढ़ाई किया जा रहा है, शक्ति क्या है ना। हाइट का केस आ जाए, हाइट आपको दिख जाए, वहाँ पर पावर आ जाए, तो समझ जाना कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये टाइप जो है ध्यान में रख लो, ये टाइप ध्यान में रख लो कि पानी को गहराई से निकाला जा रहा है और मोटर की शक्ति पूछा जा रहा है। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले पर सारे के सारे मान डालेंगे, सब मान जो है आपको ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, बस यूनिट का जो है आपको ध्यान में रखना है। पानी का द्रव्यमान दिया हुआ है 360 किलोग्राम, जी का मान 10 लेना है, एच का मान देखो 373 मीटर दिया हुआ है, समय 30 मिनट दिया हुआ है, इसको 60 से गुना करके सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, यही आपको ध्यान में रखना है ध्यान से। तो ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 3 छक 18 और 18 दूनी में 36 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 तिहाई 6 और 1 7, 746 वाट। 746 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला और कहाँ पर लगाना है, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। और ये टाइप जो है ध्यान में रखिए, क्वेश्चन का डेटा अलग आएगा, सेम टू सेम सवाल आता है एग्जाम में बार बार। यदि किसी वस्तु पर 70 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर आरोपित होता है और विस्थापन 10 मीटर होता है तो किया गया कार्य होगा। हम लोगों ने पहला सवाल ही देखा था इस टाइप का। तो कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ का मान 70 है, एस का मान 10 है और थीटा का मान जो है 30 है। तो ये 700 गुने में √3/2 हो जाएगा, यानी कि 350 √3 हो जाएगा। जूल में हमारा आंसर आएगा SI मात्रक में, सी हमारा राइट आंसर। एक 2 न्यूटन सेकंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा है। आपको संवेग दिया गया है और आपको द्रव्यमान दिया गया है और आपसे गतिज ऊर्जा पूछ लिया गया है। तो गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बट्टे में 2m होता है। हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला को देखा था। तो 2 गुने में 2 बट्टे में 2 गुने में 3 हो जाएगा, 4 बट्टे में नहीं, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 2 बट्टे में 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 बट्टे में 3 जूल, बी हमारा राइट आंसर। m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिमान है, वह 2m, यहाँ पर कैपिटल M होगा, द्रव्यमान के एक अन्य स्थिर कण से जाकर टकराता है और उससे चिपक जाता है, तो उस निकाय का वेग निम्न में से होगा। चिपकने के बाद जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसका वेग होगा। ये एक कण है, राइट, इसका द्रव्यमान m है और वेग v से ये चल रहा था। एक और कण है जिसका द्रव्यमान 2m है, ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है। ये आकर के इससे टकराता है, आकर के इससे टकराता है m2m और चिपक जाता है, टकराता है और चिपक जाता है। m2m और एक साथ आगे बढ़ता है। अब इस प्रकार का जो टक्कर वाला सवाल आएगा उसमें संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। क्या होता है ये, प्रारंभिक संवेग बराबर
अंतिम संवेग। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। टकराने से पहले की स्थिति ये है, टकराने के बाद की स्थिति ये है। तो टकराने से पहले की स्थिति में इसका संवेग क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू में कैपिटल V, प्लस टकराने से पहले इसका संवेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका वेग ही 0 है, रेस्ट में था, बराबर है ना फाइनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। टकराने के बाद देखो इसका संवेग क्या हो जाएगा, m, और ये जो v है ना इसको v डैश बोल देता हूँ। टकराने के बाद ये दोनों चलेंगे साथ साथ लेकिन अलग वेग से चलेंगे ना, तो v डैश हो जाएगा, प्लस टकराने के बाद इस 2m वाले का संवेग क्या हो जाएगा, तो 2m और गुने में वेग तो इसका भी v डैश ही है, तो ये mv इज इक्वल टू, यहाँ से हम m कॉमन ले लेते हैं, या कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, mv डैश प्लस 2mv डैश, 3mv डैश हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, वेग चाहिए ना। बोल रखा है कि चिपकने के बाद उस निकाय का वेग, यानी इस दोनों को मिला करके बोला गया है कि इस पूरे निकाय का वेग क्या हो जाएगा, तो v डैश हम लोगों ने माना है, तो यहाँ से v डैश आ जाएगा mv बट्टे में 3m, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v/3 हो जाएगा, d हमारा आंसर हो जाएगा। 50 किलोग्राम भार का लड़का 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है, लड़के द्वारा चढ़ाई करते हुए विकसित शक्ति क्या होगी। अब देखो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, mgh/t, है ना। रस्सी पर चढ़ाई की बात की गई है ना, रस्सी पर चढ़ाई की बात की गई है, हाइट की बात की गई है, और शक्ति यहाँ पर पूछा गया है। लड़के का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, g का मान 10 लेना है, और h जो है 6 दिया गया है। टाइम आपको यहाँ पर 1 मिनट दिया गया है, तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 दाई का 60 हो जाएगा, 10 से 10 ये खत्म हो जाएगा, 50 वाट आंसर आ जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। एक पिंड विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी होगी। एक पिंड विराम अवस्था में था, प्रारंभिक वेग 0, फिर इस त्वरण से चलना शुरू करता है। जब इस त्वरण से चलना शुरू करता है तो 2 सेकंड के बाद उसके पास वेग 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, दूरी बताओ। पहले विराम अवस्था में था, फिर इस त्वरण के साथ चलना शुरू किया, 2 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। ये 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, हाफ a का मान 2 हो जाएगा, समय हमारे पास 2 है, 2 गुने में 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 4 मीटर। 4 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग 20% घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में परसेंटेज कमी होगी। इस बार उल्टा पूछा है, इस बार संवेग में परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज हमें गतिज ऊर्जा में चाहिए। तो 20% यानी कि 1/5। तो मान लीजिए कि जो प्रारंभिक संवेग था वो 5 था, तो अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, 5 का 20% 1 होता है, 1 से घट जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। जब संवेग 5 था तब गतिज ऊर्जा कितनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², तो p का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और अंतिम गतिज ऊर्जा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो अपने को परसेंटेज चेंज चाहिए, तो इसके लिए करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बट्टे में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा में बदलाव, बट्टे में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और गुने में 100। तो 16 माइनस में 25 बट्टे में 25 करेंगे, तो ये -9 बट्टे में 25 आएगा, गुने में 100, गुने में 100, 25 चौके में 100 हो जाएगा, -36%, यानी 36% से गतिज ऊर्जा घट जाएगी। माइनस चिन्ह केवल यही बता रहा है कि गतिज ऊर्जा घट जाएगी। ये समझ में आया ना कैसे लिखा, इस वाले फॉर्मूले से गतिज ऊर्जा बराबर p² मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। गतिज ऊर्जा बराबर p², तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। विराम अवस्था में 25 किलोग्राम के एक पिंड पर 200 न्यूटन का एक बल 10 सेकंड तक कार्य करता है। पिंड में उत्पन्न वेग का मान निकालें। एक पिंड विराम अवस्था में था, फिर इस पर बल लगता है 200 न्यूटन का, है ना, 200 न्यूटन का बल लगता है, 25 केजी द्रव्यमान है, और 10 सेकंड के लिए बल लगता है। उत्पन्न वेग का मान निकालें।
तो हमें बल दिया गया है 100 न्यूटन। यहाँ से हम तुरंत निकाल लेंगे 100 बट्टे में 25 करके, 25 चौके में 100 हो जाएगा, सॉरी 200 है, 200 है, तो ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। हमसे वेग पूछा है, हमारे पास समय है, हमारे पास u है और हमारे पास a है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। u तो 0 है, a का मान 8 आया है और t जो है 10 है, तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। 10 थोड़ी ना 80 है, 80 मीटर पर सेकंड, डी हमारा राइट आंसर। यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ोतरी होगी। देखो 100% से बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, डबल हो गया ना, जो संवेग है वो डबल हो चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको 2 टाइम्स करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 गुना हो जाएगा। पहले संवेग अगर 1 था तो गतिज ऊर्जा 1, संवेग अगर अब 2 हो चुका है तो गतिज ऊर्जा 4, 2 का स्क्वायर 4, चेंज कितने का आया 4 माइनस 1 बट्टे में प्रारंभिक कितना 1 और गुने में 100, तो बराबर कितना हो जाएगा 300%। बी हमारा आंसर। 100% इंक्रीज का मतलब पहले का डबल हो गया, ठीक है, पहले का डबल हो गया। एक अप्रत्याशित गेंद को 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, पृथ्वी के कारण इसकी 80% ऊर्जा क्षय हो जाती है, वापस गेंद किस ऊंचाई तक उछलेगी। मान लीजिए 100 मीटर ऊंचाई से आप किसी गेंद को गिराते हैं, 100 मीटर ऊंचाई से अगर आप गेंद को गिराते हैं तो गेंद जमीन से टकराने के बाद वापस से 100 मीटर ऊंचाई तक नहीं जाएगी। मान लीजिए गेंद टकराती और बिल्कुल भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, बिल्कुल भी ऊर्जा क्षय नहीं होती, तब जाकर के वो वापस से 100 मीटर ऊंचाई तक उछल जाती टकराने के बाद। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब गेंद टकराएगी जमीन से तो कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, तो उसके पास पहले जितनी ऊर्जा नहीं होगी, टकराने जिस ऊर्जा के साथ टकराएगी ना, टकराने के बाद उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी, तो उस हाइट तक नहीं जाएगी, उससे कम हाइट तक ही जाएगी। तो वही आपसे पूछा गया है कि किस हाइट तक वापस से वो जाएगी। तो देखो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ, ये सवाल का टाइप जो है आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखना है, VVI मार्क कर लो। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, उसी से आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो ये टाइप याद रखना, डेटा अलग आ सकता है, टाइप सेम टू सेम रहेगा, आपको सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है। आपसे हाइट पूछा गया है ना, आपसे हाइट पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, जो सवाल में हाइट दिया होगा उसी का परसेंटेज निकाल लेंगे, जितनी ऊर्जा बची हुई है उसका। राइट, तो आपको हाइट चाहिए कि वापस से कितनी उछलेगी, दिया गया हाइट क्या है 100 मीटर। अब देखो परसेंटेज एनर्जी लेफ्ट है, एनर्जी यानी कि बची हुई एनर्जी कितनी है, यहाँ पर 80% ऊर्जा का क्षय हो चुका है, तो बची कितनी है, बची है 20%, तो 20% यहाँ पर करेंगे, 100 का 20%, तो 100 गुने में 20 बट्टे में 100 हो जाएगा ना, तो 20 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। जो हाइट चाहिए बराबर जो हाइट दिया गया होगा गुने में जितनी ऊर्जा बची हुई है उसका परसेंट लेंगे। तो परसेंटेज में एनर्जी लेंगे, लेकिन कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी बच गई है, जो खपत हो गई वो नहीं। तो बस ये आपको करना होगा जब सवाल आएगा इस टाइप का। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब बल की दिशा में विस्थापन की डैश में होती है। देखिए बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों अगर बराबर हो जाए तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाता है और कार्य हमारा धनात्मक आता है। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर विपरीत हो जाए तब थीटा हमारा 180 डिग्री आता है और कार्य जो है हमारा ऋणात्मक हो जाता है। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, वैसे केस में जो कार्य है वो 0 होता है। तो कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्य है तो अदिश राशि। जो कार्य है ये क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं,
अगर हम शक्ति की बात करते हैं, ये सभी क्या है, अदिश राशि है ना, अदिश राशि है। आंसर बी। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m हो जाएगा, p²/2m। डी हमारा आंसर। एक हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m हो जाएगा। अब ये बोल रखा है कि समान ही है, नियत है, तो अब जो गतिज ऊर्जा है वो टोटली डिपेंड करती है किस पर, द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान कम उसकी गतिज ऊर्जा जो है अधिक हो जाएगी। तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? तो हल्के पिंड का। ये हमारा आंसर, हल्के पिंड का द्रव्यमान कम होगा। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इस किसका संवेग अधिक है? इस बार उल्टा पूछ रखा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, तो p हो जाएगा 2kEm, है ना, 2 गुने में काइनेटिक एनर्जी गुने में द्रव्यमान, और इसका हम लोग ले लेंगे वर्गमूल। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। इस बार क्या है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पर संवेग जो है टोटली डिपेंड कर रहा है किस पर, द्रव्यमान पर। जिसका संवेग जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा। किसका संवेग अधिक है? तो जो भारी पिंड है उसका संवेग अधिक है। 25 किलोग्राम के द्रव्यमान का एक व्यक्ति 20 सेकंड में 25 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो तो शक्ति ज्ञात की। अब यहाँ पर देखो, सीढ़ी चढ़ाई की बात की जा रही है और शक्ति पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। इस वाले सवाल पर भी आप VVI मार्क कर लो, एग्जाम में अक्सर ये सवाल जो है पूछ लिया जाता है। m जो है 25 दिया हुआ है, g का मान 10 दिया हुआ है, और h जो है यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, h आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सीढ़ी जो है वो ऐसे ऐसे है सीढ़ी। ठीक, एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर, और इस तरह से जो है टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं? 25 सीढ़ियाँ हैं। तो जो हाइट यहाँ पर निकलने वाली है टोटल, वो 25 गुने में 40 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग लगा करके, तभी जाकर के आंसर जो है वाट में आएगा, SI मात्रक में आएगा। ठीक, तो 25 चौके में 100 हो जाएगा, 4 दही का 40 हो जाएगा, 10 गुने में 25 गुने में 10 है, यानी कि कितना हो गया भाई, कुछ तो हुआ है। 25 गुने में 10 गुने में 25 सीढ़ियाँ चढ़ती है। अच्छा, टाइम छूट गया है, टाइम भी तो देना है, टी ये 20 हो जाएगा। तो बट्टे में 20 करेंगे, यहाँ से 0 से 0 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 2 पंचे में 10 हो जाएगा, 25 पचे 125 हो जाएगा, 125 वाट हो जाएगा, 125 वाट हमारा आंसर। ए हमारा राइट आंसर। 4 किलोग्राम और 9 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, उनके वेगों का अनुपात होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा, v यहाँ पर वेग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए v² इज इक्वल टू 2kEm हो जाएगा, यहाँ से v हो जाएगा √2 2kEm। गतिज ऊर्जाएं समान है, यानी ये कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो v जो है सीधा समानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान के वर्गमूल का। तो v1/v2 इज इक्वल टू m1/m2 हो जाएगा। m1 4 किलोग्राम है और m2 9 किलोग्राम है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 1 जो है समाप्त होता है। आज जितने भी आपने प्रश्न किए हैं वो सारे के सारे जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसी टाइप के सवाल एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर से, राइट। 2 सेट्स और करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद ये पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।